आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें जदयू कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों को रंग और अबीर लगाकर होली की शुभकामनाएं दी गयी। कांग्रेस की होली भी सियासी रंग में डूबी दिख रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी महबूब अली कैसर ने अपने आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए बिहार को विशेष दर्जे की जदयू की मांग का पुरजोर समर्थन किया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने रंगों के त्योहार होली पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। लालू ने सभी वर्गों से आपसी भाईचारे के साथ होली मनाने की अपील की है। भागलपुर के मारवाड़ी पाठशाला ग्राउंड में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन भागलपुर सांसद शाहनवाज हुसैन और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने किया। वहीं होली पर्व को लेकर बिहार पुलिस के डीजीपी अभयानंद ने बिहार वासियों को शुभकामनाएं देते हुए लोगों से पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। होली के माहौल में सब रंगों से सराबोर रहते हैं। ऐसे में नकली और मिलावटी रंगों के इस्तेमाल से चेहरे पर रिएक्शन होने का भी खतरा बना रहता है। डॉक्टरों ने लोगों से केमिकल रंगों से बचकर हर्बल रंग और अबीर का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। होली को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेष इंतजाम किया गया है। सिविल सर्जन कार्यालय होली के दिन खुला रहेगा और सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवा भी बहाल रहेगी। पीएमसीएच, एनएमसीएच और आईजीआईएमएस में इलाज की विशेष व्यवस्था की गई है। सभी एचओडी को निर्देश देकर अलर्ट कर दिया गया है। जो है मुंबई अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूलिए हिस्ट्री की, देखना ना भूलिए। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142444517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। झारखंड समेत अन्य राज्यों को जल्द ही पिछड़े राज्य का दर्जा मिल सकता है। केंद्र सरकार जल्दी राज्यों के पिछड़ेपन के निर्धारण का पैमाना बदलने वाली है। आने वाले महीनों में केंद्र की तरफ से इस बारे में नए दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। राज्यों के पिछड़ेपन का मापदंड तय करने में प्रति व्यक्ति आय और शिशु मृत्यु दर के अलावा अन्य मानकों को शामिल किया जा सकता है। जेवीएम सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। जमशेदपुर में ईटीवी से बात करते उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार ऐसा नहीं करती है तो उनकी पार्टी सत्ता में आने के बाद आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि पलायन और गरीबी की मार झेल रहे झारखंड को बिहार से पहले विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रहे हैं। अगले महीने की 29 तारीख को प्रणब मुखर्जी रांची पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद गोड्डा में जिंदल पावर के पावर प्लांट का शिलान्यास करेंगे। साथ ही हैंडलूम के मेगा क्लस्टर का भी शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति दुमका स्थित सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने वाले हैं।
सरकार गठन को लेकर झामू कोई अंतिम फैसला ले सकता है। इसे लेकर 1 अप्रैल को रांची में केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें ताजा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद तय होगा कि पार्टी सरकार से गठन के लिए इंतजार करेगी या फिर विधानसभा भंग करने की मांग करेगी। देवघर में मामले की जानकारी देते हुए पार्टी विधायक हाजी हुसैन अंसारी ने बताया कि बैठक में शिबू सोरेन भी मौजूद रहेंगे। झारखंड के पूर्व विधायक और जदयू विधायक राजा पीटर ने पिछली सरकारों पर जन समस्या की उपेक्षा का आरोप लगाया है। मुंडू में उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में उनके विभाग की आमदनी से ही बाकी मंत्रियों का खर्च चल सका, साथ ही विकास योजनाओं के लिए भी रकम मिल सकी। गौरतलब है कि राजा पीटर पिछली सरकार में उत्पाद मंत्री थे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने कोडरमा की युवा कांग्रेसी राहुल सिंह के घर से अवैध हथियार बरामदगी को गंभीरता से लिया है। साथ ही पार्टी के कोडरमा जिलाध्यक्ष निर्मल ओझा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उनसे पूछा गया कि किन परिस्थितियों में बिना जांच पड़ताल के राहुल सिंह को युवा कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। उन्हें 1 हफ्ते में जवाब देना है। रांची नगर निगम और मुंडू नगर परिषद निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की तारीख बदलने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सीबीएसई और एसएससी को जिम्मेदार माना है। राज्य निर्वाचन आयुक्त एसडी शर्मा ने बताया कि छात्रों के हित के मद्देनजर मतदान की तिथि में बदलाव जरूरी था। समय रहते परीक्षा की तिथियों की जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को मिलती तो ये परिस्थिति पैदा नहीं होती। रांची नगर निकाय चुनाव की तिथि में फेरबदल का असर भाकपा माले की रैली पर भी पड़ा है। रांची के विधानसभा मैदान में माले की रैली अब 8 की बजाय 7 को ही होगी। पार्टी विधायक विनोद सिंह ने बताया कि रांची में 8 अप्रैल को जन विकल्प रैली का आयोजन होना था, लेकिन नगर निकाय चुनाव के चलते ये 1 दिन पहले यानी 7 अप्रैल को ही किया जाएगा। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल पर हवाई यात्रियों की आवाजाही शुरू हो गई, जिससे यात्रियों में काफी खुशी देखी गई। इस टर्मिनल पर सबसे पहले कोलकाता से जेट एयरवेज की फ्लाइट ने लैंडिंग की। टर्मिनल से बाहर निकलने के दौरान यात्रियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने नवनिर्मित टर्मिनल का काफी तारीफ की। यात्रियों का कहना है कि अब बिरसा मुंडा एयरपोर्ट भी महानगरों के एयरपोर्ट से कम नहीं रह गया है। जमशेदपुर के डॉक्टर प्रभात हत्याकांड को लेकर एक बार फिर बयानबाजी शुरू हो गई है। विधायक बन्ना गुप्ता ने इसे लेकर डॉक्टर प्रभात की पत्नी अनामिका के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान अनामिका ने बताया कि उन्होंने हत्याकांड की जांच सीबीआई से करवाने की मांग को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की है। वहीं बन्ना गुप्ता ने भी पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। पहली बार दुमका में 41 बोगियों का एक ट्रेन खाद्यान्न का रैक लेकर दुमका रेलवे स्टेशन पहुंचा। पहले देवघर के जसीडीह में रैक लगता था और ट्रक के माध्यम से दुमका पहुंचता था, जिसमें खर्च के साथ ही काफी समय भी लगता था। लेकिन रैक के दुमका पहुंचने से लोगों में जहां खुशी है। खूंटी के मुर्खू में पुलिस ने पंचायत जनप्रतिनिधियों और स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास योजनाओं की जानकारी ली। इस मौके पर पंचायत जनप्रतिनिधियों के साथ साथ मुर्हू की पीडीओ सुषमा लकड़ा समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे। जनप्रतिनिधियों ने विकास योजनाओं में गड़बड़ी की शिकायत की। मनरेगा में बड़े पैमाने पर अनियमितता का मामला उठाया गया। इस पर स्थानीय सरकारी अधिकारियों ने उपयुक्त कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। जमशेदपुर के साक्षी स्थित पुराने कोर्ट मोड़ के पास ऑटो और कार की सीधे टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद 2 लोगों को डीएमएच भेज दिया गया। कोडरमा पुलिस ने बरियारडीह से लापता 2 बिरहोर युवतियों को घाटों से छुड़ा लिया। इस मामले में बिहार शरीफ के असलम को गिरफ्तार किया गया है। ये युवती असलम के बहकावे में घर से भाग गई थी। असलम इन युवतियों की मदद से छोटे जानवर और चिड़िया को पकड़ता था, फिर इसे बाजार में बेच दिया जाता था। सिमडेगा में डायन बताकर महिला की हत्या कर दी गई, बाद में शव को एक झोपड़ी में छिपा दिया गया। घटना कसडेगा गांव की है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जमशेदपुर में जुस्सू की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें लौहनगरी के पत्रकारों ने भी जमकर होली खेली। समारोह में जुस्सू के एमडी आशीष माथुर ने भी पत्रकारों के साथ ठुमके लगाए। धनबाद में कोलफील्ड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। समारोह में एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। डाल्टनगंज के शिवाजी मैदान में कलाकार एसोसिएशन की तरफ से होली मिलन सह रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पश्चिम बंगाल और यूपी से आए कलाकारों ने आकर्षक नृत्य प्रस्तुत कर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। गुमला में आदिवासी समाज की ओर से परंपरागत नाच गान के जरिए होली की तैयारी की गई। इस दौरान 28 मार्च को शहर में जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें आदिवासी कलाकारों की कई टीमें उत्साह के साथ हिस्सा लेंगी।
मनुष्य जन्म हमको मिला, सुखद रहा संयोग, अब हम इसको योग से हरदम रखे निरोग। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह आपको बताऊंगा योग के द्वारा हमारे विशेष कार्यक्रम योग मंत्र में। देखिए योग मंत्र रोजाना सुबह 6:25 पर सिर्फ ETV पर। दक्षिण अफ्रीकी शहर डरबन में 5वां ब्रिक्स सम्मेलन शुरू हो गया है। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिव शंकर मेनन मौजूद हैं। ब्रिक्स देशों की वाणिज्यिक बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि एशियाई, लैटिन अमेरिकी देशों और अफ्रीका में जिस तरह से विकास हुआ है, वो इन देशों ने जिस तरह से आर्थिक गति पकड़ी है, उससे साफ हो रहा है कि हम लोग वैश्विक अर्थव्यवस्था को नए तरह से संतुलित करने की प्रक्रिया में लगातार लगे हुए हैं और हमारी एक अलग पहचान कायम हो रही है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी का नाम एक बार फिर पीएम के उम्मीदवार के तौर पर सामने आने के बाद बीजेपी ने युवराज पर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने राहुल की क्षमता पर संदेह जताते हुए कहा कि विभिन्न चुनाव इस बात के गवाह हैं कि राहुल में कितनी काबिलियत है और वो किस तरह का नेतृत्व दे सकते हैं। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने एक बार फिर तमिल कार्ड खेलते हुए कहा है कि चेन्नई में होने वाले आईपीएल मैच में श्रीलंका का कोई खिलाड़ी नहीं रहना चाहिए। जयललिता ने इस बाबत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर कहा है कि अगर चेन्नई में होने वाले आईपीएल मैच में कोई खिलाड़ी शामिल हुआ तो वो मैच नहीं होने देंगी। जयललिता ने लिखा है कि राज्य में श्रीलंका के खिलाफ पनप रहे गुस्से को देखते हुए अगर श्रीलंकाई खिलाड़ी मैच में शामिल होते हैं और इससे हालात और बिगड़ेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार को डीएमके प्रमुख करुणानिधि और जयललिता ने भारत सरकार से कोलंबो में होने वाले चोगम बैठक का भी बहिष्कार करने की मांग की थी। इधर आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने फैसला किया है कि श्रीलंकाई खिलाड़ी चेन्नई में होने वाले आईपीएल मैच में हिस्सा नहीं लेंगे। यहां तक कि श्रीलंका के अंपायर चेन्नई में होने वाले मैच में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। वहीं बीसीसीआई ने भी ये फैसला किया है कि सुरक्षा के मद्देनजर श्रीलंकाई खिलाड़ी चेन्नई में होने वाले आईपीएल मैच में नहीं खेलेंगे। आपको बता दें कि जयललिता ने आईपीएल मैच में श्रीलंकाई खिलाड़ियों के खेलने पर ऐतराज जताया था। इधर बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि चेन्नई में होने वाले मैच का कार्यक्रम वही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। लेकिन बीसीसीआई टीमों के फ्रेंचाइजी से बात कर रही है कि वो चेन्नई में होने वाले एक मैच के लिए श्रीलंकाई खिलाड़ियों को दूर रख सकते हैं। इधर आईपीएल मैच पर जयललिता के रुख का जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने आलोचना किया है। स्वामी ने कहा कि जयललिता को संविधान को समझना चाहिए। जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि अगर तमिलनाडु की जनता श्रीलंकाई खिलाड़ियों को नहीं देखना चाहती है तो मैच का टिकट नहीं खरीदेंगे। साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले को ड्रामा करार देते हुए इसे जयललिता की एक राजनीतिक कार्रवाई और करुणानिधि के साथ बचकानी प्रतियोगिता करार दिया। स्वामी ने कहा कि केंद्र को राज्य के इस तरह के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने जयललिता को भी नसीहत दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के उस पत्र पर कोई ठोस प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया जिसमें जयललिता ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से श्रीलंकाई खिलाड़ियों को आईपीएल में हिस्सा नहीं लेने की अपील की है। मनीष तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा मामला संज्ञान में आने के बाद कोई जवाब देना उचित होगा। गुड़गांव दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर सड़क हादसे के शिकार लोगों को इलाज मुहैया कराने को लेकर सड़क परिवहन मंत्रालय और एक निजी बीमा कंपनी के बीच आपसी सहमति पत्र पर मंगलवार को दस्तखत किए गए। दुर्घटनाग्रस्त लोगों को तत्काल इलाज कराने के लिए मंत्रालय ने 20 करोड़ की एक निधि सृजित की है। मंत्रालय प्रति व्यक्ति अधिकतम 30,000 रूपये की राशि मुहैया कराएगा। इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि सड़क दुर्घटना में हर साल 1,40,000 से ज्यादा लोगों की मौत होती है और 12 लाख लोग दुर्घटना के कारण काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि यदि दुर्घटनाओं को कम किया जाए तो देश का 3% जीडीपी बढ़ेगा। नागरिक उड्डयन मंत्री अजीत सिंह ने कहा कि एयर एशिया और टाटा के संयुक्त उपक्रम की तरफ से अभी तक कोई औपचारिक आवेदन नहीं किया गया है। लेकिन इसके साथ ही अजीत ने यह भी साफ किया कि संयुक्त उपक्रम को मंत्रालय की तरफ से कोई समस्या नहीं होगी। अजीत ने कहा कि एयर एशिया और टाटा के प्रस्तावित संयुक्त उपक्रम के शुरू होने की एक प्रक्रिया है जिस पर काम चल रहा है।
भारतीय प्रतिभूतियों और विनियम बोर्ड यानी सेबी के चेयरमैन यूके सिन्हा ने कहा है कि कुछ कंपनियां शेयर्स की वापसी खरीद के नियम का बेजा इस्तेमाल कर शेयर धारकों को गुमराह करती हैं। लिहाजा निवेशकों के हितों के लिहाज से शेयर की वापसी खरीद की नई नियमावली बनाई जा रही है। सिन्हा ने कहा कि इस बाबत लोगों ने काफी सुझाव दिए हैं और इन सुझावों के आधार पर सेबी जल्द से जल्द शेयर बाजार तंत्र को और मजबूत बनाएगी। केंद्र सरकार राज्यों के पिछड़ेपन के निर्धारण का पैमाना बदल सकती है। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक आने वाले महीनों में केंद्र सरकार इस संबंध में नया निर्देश ला सकती है। राज्यों के पिछड़ेपन का मानदंड तय करने में प्रति व्यक्ति आय, शिशु मृत्यु दर को शामिल किया जाता है। नए मानदंड के तहत बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान को पिछड़े राज्यों में शुमार किया जा सकता है। कई राज्य इसकी मांग पिछले काफी लंबे अरसे से करते आ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल के वर्षों में इस मांग को बृहद पैमाने पर प्रस्तुत किया। दिल्ली के रजोकरी स्थित एक बिल्डर के फार्म हाउस पर गोलीबारी हुई और हमलावरों ने फार्म हाउस के मालिक दीपक भारद्वाज की गोली मारकर हत्या कर दी। बिल्डर दीपक भारद्वाज ने 2009 में वेस्ट दिल्ली से बीएसपी के टिकट पर संसदीय चुनाव लड़ा था। दीपक भारद्वाज करीब 600 करोड़ की संपत्ति के मालिक बताए जा रहे हैं। एक समय दीपक भारद्वाज रजिस्ट्री ऑफिस में क्लर्क हुआ करते थे। ऐसी खबर है कि हमलावर की कार में नकली नंबर प्लेट लगे हुए थे। पुलिस ने मामले की जांच के लिए 6 टीमें बनाई हैं। तफ्तीश में पुलिस ने फार्म हाउस से सीसीटीवी फुटेज हासिल की है, जिसमें हमलावर फार्म हाउस से भागते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में गोलीबारी की दूसरी घटना सामने आई जब दिल्ली के कड़कड़डुमा मेट्रो स्टेशन परिसर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और ससुर पर गोली चलाई। पत्नी की अस्पताल में मौत हो गई जबकि ससुर की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हमलावर लाल रंग की ऑल्टो कार में आया और मेट्रो स्टेशन के बाहर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। श्रीनगर के सीमा टीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी श्रद्धा। आज हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम की एक और छोटी सी क्रिया, स्कंद शक्ति विकासक का अभ्यास। लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देख लेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। इस क्रिया को करने के लिए सबसे पहले किसी भी एक सुखासन में हम बैठ जाते हैं। चाहे तो इस क्रिया को हम कुर्सी पर बैठकर या खड़े होकर भी कर सकते हैं। सबसे पहले दोनों अंगूठों से कानों को टाइट से बंद कर लेंगे। तर्जनी अंगुली को आंखों पे रखेंगे, बीच वाली उंगलियों को नॉस्ट्रिल्स पे रखेंगे और नीचे वाली दोनों उंगलियों को होठ के ऊपर और नीचे रखेंगे। अब सबसे पहले मुंह खोलते हुए तेजी के साथ श्वास को भीतर लेंगे, गाल फुला लेंगे, गाल फुला के ठोड़ी कंठ फूंक के लगा लेंगे। श्वास को रोकेंगे थोड़ी देर के लिए, दोनों कोहनियां साइड में रखते हुए। जब श्वास छोड़ना हो तो धीरे धीरे सिर को सीधा करेंगे और नॉस्ट्रिल्स पे से प्रेशर को कम करते हुए बिल्कुल धीरे धीरे नाक से श्वास को बाहर निकालेंगे। इस तरह से 3 से 4 बार इस अभ्यास को दोहराएंगे। मुंह को कौवे की चोंच की भांति बनाते हुए तेजी के साथ श्वास को मुंह से लेंगे, गाल फुला लेंगे जितना फुला सकते हैं, ठोड़ी को कंठ फूंक के लगाएंगे। और ध्यान रखें जब ठोड़ी कंठ फूंक के लगाएं तो पहले रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, फिर ठोड़ी को कंठ फूंक के लगाएं और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। नासिका से अर्थात मुंह से श्वास को लेना है इसको करते समय और नाक से श्वास को बाहर छोड़ना है। लेकिन ध्यान रखें इस क्रिया को करते समय आपके कान टाइट से बंद रहने चाहिए, अर्थात बाहर की आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। आज हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम की एक और छोटी सी क्रिया, स्कंद शक्ति विकासक का अभ्यास, जो कि खड़े रहकर ही कर पाएंगे हम। इसलिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अब अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठी बना लें। दोनों पैर मिले हुए आपके पैरों को मिलाकर रखेंगे। अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठी बना लें, दोनों हाथों को सामने की तरफ करते हुए।
अब पूरा लंबा श्वास लेंगे। श्वास को रोकते हुए दोनों हाथों को गोल घुमाएंगे इस तरह से। दोनों हाथों को इस तरह से पूरा गोल घुमाएंगे और जब श्वास को छोड़ना हो तो अंगूठा अंदर से मुट्ठी बना के रखें और तेजी के साथ श्वास को बाहर निकाल देंगे। इस तरह से विपरीत दिशा से करेंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज करें। पहले श्वास लें, श्वास को रोक कर रखें और रोकी पोजीशन में दोनों हाथों को गोल घुमाएंगे और जब श्वास को छोड़ना हो तो कोहनी मोड़ के तेजी के साथ श्वास को बाहर निकाल दें। इस तरह से एक बार फिर से दोहराएं इस क्रिया को। दोनों पैर आपके मिले रहेंगे और पहले पूरा लंबा श्वास लेंगे, श्वास को रोकेंगे और फिर इस क्रिया का अभ्यास करेंगे। विपरीत दिशा से भी करेंगे, अर्थात क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से करेंगे। रिलैक्स, बेहद उपयोगी है सूक्ष्म व्यायाम की छोटी सी क्रिया स्कंद शक्ति विकास का अभ्यास। लेकिन ध्यान रखें, जिनके स्पॉन्डिलाइटिस या फिर फ्रोजन शोल्डर की शिकायत हो वे जबरदस्ती इस क्रिया का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कंधों की मजबूती के लिए बेहद उपयोगी है छोटी सी सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया स्कंद शक्ति विकास। दोनों हाथों में रक्त संचरण की क्रिया नियमित रूप से होती है और कंधों की मजबूती बढ़ती है इसके अभ्यास। आज का योग मंत्र है, हमें खाना खाते समय बातचीत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा खाना भी अच्छे से चबाया नहीं जाता और चबाया नहीं जाएगा तो वह पचेगा भी नहीं। कम से कम 20 बार एक गिलास को अवश्य हमें चबाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंशों पर। मक्का की फसल में सस्यक्रिया प्रबंधन, बेर उत्पादक एक सफल किसान की कहानी, खाद्यान्न वर्गीय फसलों में मक्का की बात करें तो इसकी खेती
तीनों मौसमों में की जाती है। तो जिन कृषक बंधुओं ने गर्मा मक्का की बुआई की होगी, उनकी फसल इस समय बढ़वार की विभिन्न अवस्था लिए खेतों में खड़ी होगी, जिसकी आगे भी अच्छी बढ़वार हो तथा रोग व कीटों के प्रकोप से मुक्त रहे। इसके लिए इस समय सस्य क्रिया प्रबंधनों को समय समय पर अपनाना होगा। यदि किसान भाई इसमें लापरवाही करेंगे तो इसका परिणाम आपकी फसल सिंचाई की कमी से सूख जाएगी तथा फसल सुरक्षा उपायों को न अपनाने की दशा में विभिन्न प्रकार के कीटों का प्रकोप होगा, जिससे आपकी फसल काफी नष्ट हो जाएगी। परिणाम स्वरूप आने वाले दिनों में प्रति इकाई क्षेत्र से बहुत कम उपज में संतोष करना पड़ेगा। इसलिए इस प्रकार की समस्या से बचने के लिए कुछ जानकारी चाह रहे हैं ग्राम कल्याणपुर समस्तीपुर के कृषक लीला दास। 1.5 महीना हो गया है, इसमें खाद मकई में खाद दे करके मिट्टी चढ़ाए। अतः किसान भाइयों, 40 दिन की मक्का की फसल में कौन कौन से सस्य क्रिया प्रबंधनों को किस प्रकार से करना है, इस विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं राजनगर मधुबनी के किसान सलाहकार संजीव कुमार झा। 35 से 40 दिनों के आसपास आपकी फसल हो चुकी है। मक्के की वृद्धि काल भी है और मक्के के इस समय सिंचाई की सर्वाधिक आवश्यकता पड़ती है। मक्के की इस समय की फसल में, गर्मा फसल में खासकर बसंतकालीन जिसे कहते हैं, इसे 5 से 6 सिंचाई की जरूरत होती है। खासकर जब धनबाल मोचा निकलने से लेकर और बालियां पकने तक, दाने पकने तक, इनमें नमी की खेतों में 70% मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए। कृषक बंधु, आप हल्की सिंचाई लेकिन बार बार जरूर करें। आप निश्चित रूप से बसंतकालीन फसल में 40 दिन से लेकर दाना बनने तक सिंचाई की व्यवस्था अवश्य करें। कृषक बंधु, इस समय सिंचाई के उपरांत मोचा निकलने से पहले 35 से 40 किलोग्राम नेत्रजन निश्चित रूप से यूरिया के रूप में या अमोनियम सल्फेट के रूप में, जिस भी रूप में आपको मिलती है, आप बाजारों से लेकर उपरिवेशन करें। खेतों में नमी की कमी से अगर सर्वाधिक नुकसान होता है तो ये कि उनकी मिट्टी के नीचे में जो गरार कहलाते हैं या दीमक कहलाते हैं, ये दोनों तरह के कीट बहुत अधिक सक्रिय हो जाते हैं। और ये खासकर ऐसे खेतों में जहां सिंचाई की व्यवस्था कम होती है, नमी मिट्टी में कम होती है, वहीं अधिक सक्रिय होते हैं। आपने नियंत्रण हेतु शुरुआती दौर में कार्बोफ्यूरॉन या फिर थीमेट या फिर आपने क्लोरोपाइरीफॉस का इस्तेमाल किया है तो इसकी संभावना कम ही नजर आएगी। नहीं किया तो क्लोरोपाइरीफॉस नाम की दवा, जिसकी 20 cc की मात्रा हो, आप 5 से 7 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर अगर आप मिट्टी की सतह पर छिड़काव कर देंगे तो इनकी सक्रियता कम हो जाएगी, वो आपके खेतों से हट जाएंगे या नीचे चले जाएंगे। मक्के की फसल में इस समय 3 तरह के कीटों का भी प्रकोप देखा जाता है। जो सबसे ज्यादा हानिकारक धड़छेदक कीट है, इसका प्रकोप का यह समय है। यह मार्च से लेकर अक्टूबर तक बहुत ही अधिक सक्रिय रहता है। अंडे से लार्वा निकलकर पत्ते को खाते हुए जहां से तने से पत्तियां निकलती है उस स्थान पर पहुंच जाती है और वहां से वो धड़ में छेद करके भीतर घुस जाती है, जिसके कारण आपकी पत्तियां तो सूखेंगी ही और धड़ के ऊपरी सतह भी आपके सूख जाएंगे। दूसरा, पिंक बोरर का भी यह समय है। सुनहरे, पीले और भूरे रंग के होने के कारण इसे पिंक बोरर कहते हैं। इनके भी 6 से 7 दिनों में लार्वा निकलकर तने में छेद कर देती है, जिससे आपका फसल का नुकसान होगा। जहां से मोचा निकलने का जगह होता है वहीं वो छेद करके घुस जाती है, जिससे आपकी फसल का नुकसान होगा। कृषक बंधु, इन दोनों तरह की समस्याओं के रोकथाम के लिए रोगर या क्विनोफॉस नाम की एक दवा 1.5 से 2 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतर पर 2 छिड़काव करें ताकि इन पर नियंत्रण हो सके। उससे अधिक मोचा निकलने या धनबालियां निकलने के समय में अगर धड़ छेदक की समस्या दिखाई पड़ती है, कार्बोफ्यूरॉन 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से इनके मोचे के ऊपर में, पत्तों के बीच में आप डालते चले जाएं। आपके धड़ छेदक के प्रकोप, जो शीर्ष छेद खासकर उस समय में जहां सक्रिय होते हैं, वहां कार्बोफ्यूरॉन का इस्तेमाल करने से वो आपके नुकसान बच जाएंगे फसल के। किसान बंधु, ग्रास हॉपर भी इस समय बहुत ही अधिक सक्रिय हो जाता है और पत्तियों को खा जाता है। इनके शीर्ष भाग को भी खा जाता है, कुतर देता है, जिसके कारण वहां बालियां नहीं निकल पाती है और बालियां निकलने की अवस्था में उनको शायद मिठास नजर आती है, इसलिए वहां वो कुतर कर उसका नुकसान करते हैं।
रात के समय में चूंकि अधिक सक्रिय होते हैं, आप लाइट ट्रैप लगा दें। बड़े से बर्तन में अगर पानी में साबुन का घोल या थोड़ा सा कोई कीटनाशक या फिर किरोसिन तेल डालकर अगर वहां आप रोशनी करते हैं, वो वहां रोशनी की आकर्षण में जाकर उसमें गिरकर मर जाएंगे।